दी ब्लैक टाइम्स। लॉटरी के बाजारों में लगी भीड़ को देखकर ऐसा लगने लगा था जैसे पूरा शहर ही जुआ घर बन गया हो। अधिकांश लोग अपने परिवारजनों का पेट काटकर सट्टा खेल रहे थे। आज नंबर जरूर लगेगा, दोपहर को टिकट कैश कराऊंगा और घर में महीने भर का राशन भरवा दूंगा, 100 छक्के दे दो। और कुछ लोग अपने फर्ज के साथ विश्वासघात करके अपने शौक को पूरा कर रहे थे। 1000 के चौके, 500 के सत्ते। और रमेश खत्री नामक वह व्यक्ति एक फर्म में कैशियर था और फर्म के पैसे से लॉटरी खेलकर अपनी किस्मत चमकाने की कोशिश में जुटा था। दोपहर को जब लॉटरी का रिजल्ट आया, इक्का खुला है। उफ, आज फिर छक्का पिट गया। अब घर में राशन कहां से ले जाऊं? हे भगवान, मैं कंपनी का 5000 रुपया हार गया। शाम 5 बजे तक 5000 रुपए कंपनी के कैश में रखने जरूरी थे। अब क्या करूं? मेरा बॉस बहुत ही खुर्राट है, कम कैश देखते ही वो मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। भय के कारण वह ना दफ्तर गया और ना ही घर। आधी रात हो चुकी है, अब कहीं सोने के लिए जगह तलाश करनी चाहिए। कब्रिस्तान के निकट से गुजरते हुए उसने वहीं रात बिताने का निर्णय लिया। यहाँ बहुत शांति है, किसी पेड़ के नीचे लेटकर सो जाऊंगा। उसे भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था, इसलिए बिना डरे एक पेड़ के नीचे पसर कर सो गया। रात आराम से बीत गई। सूरज की पहली किरण के साथ ही कब्रिस्तान का अंधेरा छटने लगा, फिर पूरी तरह उजाला हो गया। ओह, अखबार! कब्रिस्तान में कौन अखबार फेंक गया? प्रथम पृष्ठ देखकर वह जोर से चौंका था। 4 जनवरी, बुधवार। लेकिन आज तो मंगलवार है, 3 जनवरी। कल 2 जनवरी थी, सोमवार था। मुझे अच्छी तरह याद है। पिछले पृष्ठ पर दैनिक लॉटरियों के रिजल्ट छपे थे। राजस्थान में तिग्गी, हरियाणा में चौका। तभी कुछ लोग कब्रिस्तान में एक लाश के साथ प्रविष्ट हुए थे। ओह! अपने मन की शंका मिटाने के लिए वह एक व्यक्ति के निकट पहुंचा। आज कौन सी तारीख है भाई? 3 जनवरी। लेकिन मेरे पास तो 4 जनवरी का अखबार है। ये देखो, मैं यहाँ अखबार पढ़ने नहीं आया हूँ, जाओ अपना काम करो। वे लोग आगे चले गए थे। तभी रमेश को लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसाया हो। तुम्हारे हाथ में भविष्य का अखबार है। कब्रिस्तान से प्रकाशित होने वाला ये अखबार एक दिन आगे की खबर देता है। कौन है? लेकिन वहां कोई नहीं था। घबराकर रमेश तुरंत कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। रास्ते में उसने कुछ और लोगों से दिन और तारीख के विषय में पूछा। आज मंगलवार है भाई, 3 जनवरी 1995। कमाल है। काफी पूछताछ के बाद उसके भीतर एक विचित्र सा जोश भर गया था। तो क्या मेरे पास सचमुच भविष्य का अखबार है? यानी लॉटरी के जो नंबर इसमें छपे हैं वो आज दोपहर खुलने वाले हैं। उसने अपनी जेबें टटोली तो 100 रुपए का एक नोट निकल आया। अगर ये अखबार सच्चा है तो आज मेरा नंबर जरूर लगेगा। ये 100 रुपए 7 गुना हो जाएंगे। वह तुरंत लॉटरी बाजार पहुंचा था। राजस्थान लॉटरी की 100 तिग्गियां दे दो। दोपहर 1:30 बजे लॉटरी का रिजल्ट आ गया। राजस्थान में तिग्गी, हरियाणा में चौका। याहू! उसके 100 रुपए के 700 रुपए बन चुके थे। हा 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 हा, कल इन 700 के 7000 बनाऊंगा। एक पार्क में बैठकर उसने जेब से अखबार निकाला। इस बार उसकी नजर घोड़ों की दौड़ यानी रेस के रिजल्ट पर पड़ी। सुल्तान, ये घोड़ा तो फिसड्डी समझा जाता है, उस पर बहुत कम दाव लगते हैं। कुछ ही देर में वह रेस कोर्स जा पहुंचा। अगर सुल्तान को ही जीतना है तो मैं उसी पर दाव लगाऊंगा। सुल्तान पर 700। अजी हुजूर, रकम डूब जाएगी आपकी। सुल्तान नहीं जीतने वाला। आप लोग अपनी रकमों की चिंता करो, सुल्तान आज जैकपॉट जीतने वाला है। 1 नंबर के गधे हो तुम। रेस आरंभ होने में कुछ ही देर बाकी थी। तुमने सुल्तान पर रकम लगाई है? हाँ, और मैं ही जीतूंगा। अबे चुप, अगर तेरा सुल्तान जीत गया तो गोली मार दूंगा तुझको। डोंट वरी यार, सुल्तान नहीं, अपना सिल्वर किंग जीतेगा। रेडी, द फर्स्ट रेस इज अबाउट टू बिगिन। अगले ही पल रेस शुरू हो गई थी। दाव खेलने वाले लोग जैसे पागल हो उठे थे।
सिल्वर किंग, रोजी रोजी। रमेश आंखें फैलाए शांत बैठा था। सुल्तान तो सबसे पीछे रह गया है। अचानक सुल्तान की गति तेज हुई सुल्तान सुल्तान, और देखते ही देखते वह सबसे आगे निकल गया। ये उसके बाद कोई भी सुल्तान के निकट नहीं पहुंच सका था। सुल्तान सुल्तान सुल्तान। सुल्तान ने विक्ट्री मार्क क्रॉस किया तो चारों ओर सन्नाटा छा गया। सिर्फ रमेश का स्वर गूंज रहा था, मैं जीत गया, सुल्तान जीत गया। जीत के रूप में रमेश को 50,000 रुपए मिले थे। 500 के नोटों की एक गड्डी दे दो भैया। रकम जेब में रखकर वह बहुत खुश था। 5,000 कंपनी को लौटाने के बाद भी 45,000 बच जाएंगे। आज की रात फिर कब्रिस्तान में सोऊंगा और कल का अखबार मेरी इस रकम को 10 गुना कर देगा। सड़क पर आकर उसने टैक्सी के लिए नजर दौड़ाई। इस जगह खाली टैक्सी मुश्किल से ही मिलती है। समय नष्ट करने के बजाय लोकल ट्रेन ही पकड़ी जाए। स्टेशन पर एक ट्रेन तैयार खड़ी थी। वाह, ये तो पूरा कंपार्टमेंट खाली है। उसके चढ़ते ही ट्रेन चल पड़ी थी। आराम से बैठने के बाद उसने जेब से वही अखबार निकाला। और क्या क्या लिखा है इस भविष्य का अखबार यानी द ब्लैक टाइम्स में। तेल के कुएं में लगी आग बुझ गई, ये बोर खबरें हैं। भीतर का पृष्ठ देखता हूँ। भीतर एक हेडलाइन पर उसकी दृष्टि जम गई, लोकल ट्रेन में हत्या। वह जल्दी से पूरी खबर पढ़ने लगा। लोकल ट्रेन में रमेश खत्री नामक व्यक्ति को किसी ने चाकू घोंपकर मार डाला। रमेश खत्री ने कुछ देर पहले रेस में 50,000 रुपए जीते थे। समझा जाता है उसकी हत्या उसी रकम के लिए की गई है। तभी दरवाजे पर आहट हुई। ओह! उसने घबरा कर उठना चाहा, लेकिन सफलता न मिल सकी। रमेश के हाथों से द ब्लैक टाइम्स छूट गया और खिड़की के बाहर तेज हवा के साथ उड़ता चला गया। जिंदगी और मौत। जेम्स अपने कुत्ते की तलाश में भटक रहा था। उसका कुत्ता टॉमी सुबह से वापस नहीं लौटा था। पिछली बार जब टॉमी गायब हुआ था तो इसी कब्रिस्तान में मिला था। कब्रों के बीच गुजरते हुए एकाएक उसकी निगाह एक कब्र पर पड़ी। रॉबर्ट डिसूजा, जन्म 1740, मृत्यु 1990। व्हाट? ये नहीं हो सकता। भला कोई व्यक्ति 250 वर्ष तक कैसे जीवित रह सकता है? ये झूठ नहीं है। रॉबर्ट डिसूजा का जन्म 1740 में और मृत्यु 1990 में ही हुई थी। तुम कौन हो? मैं तुम्हें रॉबर्ट डिसूजा के लंबे जीवन की कहानी सुनाने आया हूँ। कहानी सुनकर बताना कि कब्र के पत्थर पर लिखी ये तहरीर झूठ है या सच। रॉबर्ट डिसूजा 18वीं शताब्दी का लंदन का सबसे धनवान व्यापारी था। एक बार वह सख्त बीमार पड़ गया। आपकी बीमारी लाइलाज है सर। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप 6 महीने से अधिक जीवित नहीं रहेंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं धनवान व्यक्ति हूँ, महंगी से महंगी दवाई खरीद सकता हूँ। मेरी बीमारी का कोई तो इलाज होगा। इस समय तो नहीं है, शायद 150-200 वर्ष बाद इस बीमारी का कोई इलाज निकल आए। तो ठीक है, 200 वर्ष बाद मैं अपनी बीमारी का इलाज कराऊंगा। मैं इस तरह बेबसी की मौत नहीं मरूंगा। मौत पर किसी का वश नहीं है सर। आपके भाग्य में शायद इतनी ही आयु लिखी है। लेकिन रॉबर्ट डिसूजा कुछ और ही सोच रहा था। उसी रात वह शहर के बाहर पड़ाव डाले मिस्र के बंजारों के खेमे में गया। मेरा नाम रॉबर्ट डिसूजा है। क्या तुम ही इजिप्शियन विच जादूगरनी हो? हाँ, और मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो। आओ, भीतर चले आओ। तुम्हारी मनोकामना मेरे गुरु बाबा मुस्तका बाली पूरी कर सकते हैं। वह तुम्हारे मृत शरीर को 250 वर्ष के लिए सुरक्षित रख सकते हैं और दोबारा जीवित होने का राज भी बता सकते हैं। मैं फौरन उनसे मिलना चाहता हूँ। उनसे मिलने के लिए तुम्हें मिस्र जाना होगा। तुम उन्हें मेरे पहुंचने का संदेश भेज दो। मैं कल ही मिस्र के लिए रवाना हो रहा हूँ। अपने निजी जलपोत में रॉबर्ट डिसूजा मिस्र के लिए रवाना हो गया। जीवन की चाह में रॉबर्ट पागल सा हो उठा था। और तेज चलाओ निकम्मो, मुझे जल्द से जल्द मिस्र पहुंचना है। आखिर 6 महीने की लंबी यात्रा के बाद जब जलपोत मिस्र पहुंचा, तब तक रॉबर्ट डिसूजा अपने जीवन के अंतिम कगार पर पहुंच चुका था। ओह,
बाबा बाली के आदमी रॉबर्ट डिसूजा को लेने आए हुए थे। चलिए, बाबा बाली आपका इंतजार कर रहे हैं। तपते रेगिस्तान में वो लोग काफी देर तक बिना रुके यात्रा करते रहे थे। नया जीवन प्राप्त करने के लिए इतनी मुसीबतें उठाकर जब रॉबर्ट डिसूजा बाबा मुस्तका बाली के डेरे पर पहुंचा तो उसके मृत्यु में चंद ही घंटे शेष थे। बाबा बाली, मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो जाऊंगा ना? जरूर, हम तुम्हें एक नए जीवन की सौगात देने जा रहे हैं। कुछ ही देर में रॉबर्ट डिसूजा की मृत्यु हो गई और बाबा ने अपना काम शुरू कर दिया। जिस्म ठंडा होने से पहले हमें इस पर रसायन का लेप लगाना है। रॉबर्ट डिसूजा की लाश को विधिवत मम्मी बनाया जाने लगा। रॉबर्ट डिसूजा की मम्मी एक शीशे के ताबूत में बंद करके बाबा बाली ने उसके आदमियों को सौंप दी। ले जाओ अपने मालिक को। 250 वर्ष बाद मिस्र का कोई भी जादूगर इसे दोबारा जीवित कर सकता है। रॉबर्ट डिसूजा के विश्वास पात्र सेवक उसका शव लेकर अपने देश इंग्लैंड रवाना हो गए। लंदन पहुंचकर रॉबर्ट डिसूजा का शव और उसका वसीयतनामा उसकी हवेली के तहखाने में रख दिया गया। फिर समय बीतता गया। धीरे धीरे लोग रॉबर्ट डिसूजा को भूल गए और अब यानी रॉबर्ट की मृत्यु के 250 वर्ष पश्चात उसकी हवेली पर उसके वंशज पीटर डिसूजा का अधिकार था। एक रात पीटर डिसूजा एकाएक ही नींद से जाग उठा। कोई मुझे आवाज दे रहा है। पीटर डिसूजा अपनी सुध-बुध खो चुका था। मुझे तहखाने में जाना है। सम्मोहित से पीटर डिसूजा के कदम स्वयं वर्षों से बंद पड़े तहखाने की ओर जा रहे थे। तहखाने में रखा ताबूत देखकर पीटर के होशो हवास को जबरदस्त झटका लगा था। ओह गॉड, ये लाश किसकी है? जैसे जैसे पीटर वह वसीयतनामा पढ़ता जा रहा था, उसके नेत्र फैलते जा रहे थे। ओह गॉड, इसमें लिखा है ये लाश मेरे पूर्वज रॉबर्ट डिसूजा की है और 250 वर्ष बाद मिस्री जादू से इन्हें दोबारा जीवित किया जा सकता है। अगले ही दिन पीटर ने मिस्र की एक जादूगरनी की सेवाएं प्राप्त की। हाँ, मैं इन्हें दोबारा जीवित कर सकती हूँ। जादूगरनी ने अपना काम शुरू किया। तुरंत ही एक आश्चर्यजनक घटना घटी। ओह गॉड, रॉबर्ट डिसूजा सचमुच जीवित हो चुका था। मैंने मौत को हरा दिया। मौत को कोई नहीं हरा सकता मूर्ख। जीवन के बाद मौत अटल है। बको मत, अब मैं नहीं मरूंगा। अपनी बीमारी का इलाज कराऊंगा। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। हट जाओ, पहले मुझे ये नई दुनिया देखनी है। पीटर को धकेलकर रॉबर्ट तहखाने से बाहर आया। 250 वर्ष बाद बाहर की दुनिया देखूंगा। वह सीधा अस्तबल में पहुंचा था। नई दुनिया देखने के शौक में उसने घोड़े को एड़ लगाई। याहू! लेकिन रॉबर्ट डिसूजा ये नहीं जानता था कि 250 वर्ष बाद की इस दुनिया में बहुत कुछ बदल चुका है। ओह, ये क्या है? अब सड़कों पर घोड़े नहीं बल्कि मोटर गाड़ियां दौड़ती है। कुछ ही मिनटों में रॉबर्ट डिसूजा के नए जीवन का अंत हो गया। इस प्रकार रॉबर्ट डिसूजा का अंत हुआ और अब उसे समझ आ चुका है कि मौत अजय है। मौत को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन आप ये सब कैसे जानते हैं? इसलिए कि मैं ही रॉबर्ट डिसूजा हूँ। मेरी आत्मा किसी को ये राज बताने के लिए भटक रही थी। मैं इंसानों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मौत से लड़ने की मूर्खता कभी ना करें। मौत तो अटल है, अटल। एक आत्मा को अपने सामने देखकर जेम्स भय के कारण अपने होश खो बैठा। ओह! जब उसे होश आया तो सुबह हो चुकी थी और उसका कुत्ता टॉमी उसे जगा रहा था। वह तुरंत ही कब्रिस्तान से निकल आया। क्या कोई मेरे साथ घटी इस घटना पर विश्वास करेगा? काला इंसाफ। ओम प्रकाश उर्फ ओमी एक पेशेवर कातिल था। आज भी उसने एक इंसान की जीवन लीला समाप्त कर डाली थी। उसके दुर्भाग्य से कुछ लोग उस गली में आ निकले। खून खून। उफ, ये कहां से आ मरे?
उसके पास भागने के सिवाय अब दूसरा रास्ता नहीं था। शायद उन लोगों ने मुझे पहचान लिया है। अब कुछ दिन मुझे अंडरग्राउंड होकर रहना पड़ेगा। कुछ दिन के लिए शहर छोड़ने का निर्णय कर वह अगली सुबह बस द्वारा कालागढ़ नामक कस्बे के निकट पहुंच गया। इस क्षेत्र में 10-15 दिन छुपकर रहा जा सकता है। कस्बे के बाहर ही एक सराय थी। सराय का बूढ़ा मालिक उसे देखकर खुश हुआ। यहाँ रुकोगे बाबू? कमरा तैयार कर दूं? अभी नहीं, पहले मैं कस्बे का एक चक्कर लगाऊं। कस्बे में घूमते फिरते वह जंगल की ओर निकल गया, जहां उसने इस वीरान मकान को देखा। जंगल के बीच ये किसका मकान है? उत्सुकता वश उसने मकान का एक चक्कर लगाया था। वह वापस सराय पहुंचा। बूढ़े को उस मकान के विषय में बताने के बाद, मैं उस वीरान मकान में कुछ दिन रहना चाहता हूं। क्या तुम उसका एक कमरा मेरे लिए साफ करा सकते हो? करा तो सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें उस मकान में रहने की सलाह नहीं दूंगा। कारण पूछने पर बूढ़े ने बताना शुरू किया। लगभग 100 वर्ष पूर्व उस मकान में एक अंग्रेज जज रहता था। वह बहुत जालिम और संगदिल इंसान था। वह जिस अपराधी को फांसी की सजा सुनाता था, उसे अपने ही मकान में फांसी दिलवाता था। कस्बे वाले कहते हैं कि मकान में अभी तक उस जज की आत्मा निवास करती है। मैं इस तरह की बकवास पर विश्वास नहीं करता। अगर तुम्हारे वश में हो तो मेरे लिए उस मकान में रहने का प्रबंध कर दो। मैं किराया अदा करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, उस मकान का मालिक मेरा मित्र है, मैं उससे जाकर बात करता हूँ। दोपहर तक बूढ़ा मकान की चाबी ले आया और ओमी को लेकर वहां पहुंच गया। यहाँ 8-10 कमरे हैं, तुम जिसे कहोगे उसे साफ करा दूंगा। ओमी को एक कमरा पसंद आया जिसमें काठ कबाड़ नहीं था। यह कमरा साफ करा दो। बूढ़े को काम पर छोड़कर ओमी मकान से बाहर निकला। जब तक यह कमरा साफ होता है, थोड़ा घूम लिया जाए। उसी पल उसकी निगाह सामने जमीन पर पड़ी। ओह, ये क्या? ये तो फांसी का फंदा है। उसने घूमकर चारों दिशाओं में देखा। कमाल है, कहीं कोई फंदा लटका दिखाई नहीं दे रहा। फिर ये परछाई कैसी? वह आगे बढ़ा तो फंदा भी आगे खिसकने लगा। कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या चक्कर है। सूरज डूबने लगा तो फंदे की वह परछाई गायब हो गई। यह शायद मेरा वहम था। हत्या के आरोप में फांसी से बचने के लिए सोचते रहने के कारण मुझे वो फंदा दिखाई दे रहा होगा। अंधेरा फैलने लगा तो वह वापस मकान में आ गया। बूढ़ा उसकी प्रतीक्षा में बैठा था। सफाई हो चुकी है बाबू, मैंने तुम्हारा खाना भी मंगा कर रख दिया है। वह आतिशदान की ओर बढ़ा तो छत में लटकी रस्सी उसके सिर से टकराई। यह रस्सा कैसा है बड़े मियाँ? यह घंटा बजाने का रस्सा है। कहा जाता है कि वह जज जब किसी को फांसी देता था तो पहले घंटा बजाकर आसपास के लोगों को जमा करता था। ओमी ने रस्सा खींचा तो बाहर घंटा बज उठा। उफ, ये कैसी भयानक और तेज आवाज है। तुम्हारे मस्तिष्क पर उस जज का भूत सवार है बड़े मियाँ। बेहतर यह है कि अब तुम अपनी सराय का रास्ता लो। सुबह मेरा नाश्ता ले आना। ठीक है बाबू। बूढ़े के जाने के बाद उसने खाने की ट्रे उठाई और अपने बिस्तर पर आ बैठा। खाना खाकर लंबी नींद निकालूंगा। अभी उसने पहला कौर तोड़ा ही था कि बाहर घंटा तेज आवाज में बज उठा। उसने तुरंत घंटे के रस्से की ओर देखा। चूहा। रस्सी के सिरे पर पहुंचकर चूहे ने उसकी ओर छलांग लगा दी। अरे! निकट आकर चूहा रुक गया और अपनी चमकीली आंखों से ओमी को घूरने लगा। हे भगवान, इसकी आंखें कितने भयानक है। इतना बड़ा चूहा मैं पहली बार देख रहा हूँ। उसने चूहे को भगाने के लिए हुशकारा लगाया। हुश, चल भाग। लेकिन चूहा डरकर भागने के बजाय खाने की ट्रे पर टूट पड़ा। क्रोध में भरकर ओमी ने ट्रे पर ठोकर जमाई। तेरी तो! चूहे को मारने के लिए ओमी उसके पीछे लपका। छोड़ूंगा नहीं। कुर्सी पर चढ़कर चूहे ने कॉर्नर्स पर छलांग लगा दी। हाथ आ गया तो मार डालूंगा। ओमी के निकट पहुंचने से पहले ही चूहा फ्रेम के पीछे घुस गया। भाग गया कमबख्त। तभी उसने खाली फ्रेम में एक चित्र उभरते देखा। हे राम! देखते ही देखते एक पूरा चित्र बन गया था। ये एक जज का चित्र था। जज? ये मेरा वहम है। चित्र पहले से ही यहाँ होगा। चूहे के चक्कर में मैंने उसे देखा नहीं होगा। वह डरपोक या कायर नहीं था, इसलिए उस घटना को महत्व न देते हुए
वह अपने बिस्तर पर पहुंच गया। चूहे ने खाना खराब कर दिया, अब भूखा ही सोना पड़ेगा। कुछ देर करवटें बदलते रहने के बाद वह सो गया। सूर्योदय से कुछ पहले का ही समय था जब छाती पर दबाव महसूस करके वह जागा था। ओह! वह हड़बड़ाकर उठा था। तेरी तो! फिर वह चूहे की ओर झपटा और चूहा जज की कुर्सी पर जा चढ़ा। इस बार चूहा भागा नहीं, बल्कि कुर्सी के गद्दे पर बैठकर उसने ओमी को भयानक आंखों से घूरा। उफ! ये तो मुझ पर हमला करना चाहता है। किसी हथियार की तलाश में उसने इधर उधर देखा तो उसकी नजर चित्र की ओर गई। हे भगवान! वह जज कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे सामने। कौन है? जज की कुर्सी पर अब स्वयं वह जज बैठा था। हे राम! कौन हो तुम? ये क्या नाटक कर रहे हो? चुप रहो, तुम इस समय एक जज के सामने खड़े हो। कहाँ के जज हो तुम? इस पूरे क्षेत्र का। कभी यहाँ मेरा राज था, मेरा आदेश चलता था और यहाँ मेरा काला इंसाफ दूर दूर तक प्रसिद्ध था। काला इंसाफ? हाँ, जब मैं किसी को फांसी की सजा देता था तो लोग उसे काला इंसाफ कहते थे और आज बहुत दिनों के बाद मुझे अपना काला इंसाफ दोहराने का अवसर मिला है। मैं तुम्हें फांसी की सजा देने जा रहा हूँ। जज ने कुर्सी उठाकर छत में लटके रस्से के नीचे लाकर रखी और कुर्सी पर चढ़कर रस्सी का फंदा बनाने लगा। उफ! मैं क्या करूं? कैसे भागूं यहाँ से? जज की हरकत देखकर ओमी का दिल भाग जाने को कर रहा था, पर आश्चर्य, उसका शरीर जड़ हो चुका था। उसका सिर्फ मस्तिष्क काम कर रहा था। वह सब कुछ देख समझ रहा था लेकिन हिल नहीं पा रहा था। जज अब कुर्सी से उतरकर निकट आया और भारी भरकम ओमी को उसने गोद में उठा लिया। ओमी को कुर्सी पर खड़ा करके जज ने उसके गले में फंदा डाल दिया। अब मैं तुम्हें मौत की सजा दूंगा, कहकर जज ने उसके नीचे से कुर्सी खींच ली। मकान की छत पर लटका घंटा भयानक आवाज में बज उठा था। सराय का बूढ़ा मालिक अपने एक नौकर के साथ ओमी के लिए नाश्ता लेकर आ रहा था। ओह! ये तो उसी घंटे की भयानक आवाज है। शायद वह बाबू हमें मदद के लिए बुला रहा है। बाहर सूर्योदय हो चुका था। जब उन्होंने मकान में प्रवेश किया तब तक ओमी हर मदद से दूर जा चुका था। इस घटना के बाद उस क्षेत्र में रहस्यमय जज का काला इंसाफ फिर से चर्चा का विषय बन गया था। भूत बंगला। ताबूत का ढक्कन एक भयानक आवाज के साथ खुल रहा था। फिर पूरा ढक्कन उठ गया और टीवी पर यह हॉरर धारावाहिक देखते हुए राकेश के रोंगटे खड़े हो चुके थे। अब ये पिशाच इंसानी खून की तलाश में निकलेगा। अचानक ही उसके पीछे एक खरखराता स्वर गूंजा। बहुत भूखा हूं बाबा। कौन? खिड़की से झांकते चेहरे को देखकर राकेश भय से उछल पड़ा। ओह! भूत आ गया। तभी वह चेहरा बोल उठा। भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा, 2 दिन से भूखा हूं। ओह! ये तो भिखारी है। अगले ही पल राकेश का पारा हाई हो गया था। वह खिड़की की ओर लपका। ओए बुड्ढे, मुझे डराता है? मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। दया करो बाबा, बस एक रोटी दे दो। दफा हो जा वरना। जाता हूं बाबा, भगवान तेरा भला करे। बेवकूफ ने मेरी फिल्म का सत्यानाश कर दिया। तभी राकेश की मम्मी कमरे में आई। किसे डांट रहे हो राकेश? एक गंदा सा भिखारी था, रोटी मांगने आया था, तुमने उसे डांटा? ये बुरी बात है बेटा। आखिर तुम गरीब और कमजोर लोगों से बुरा व्यवहार क्यों करते हो? मुझे गंदे लोग अच्छे नहीं लगते मम्मी। उत्तर देकर राकेश फिर टीवी के सामने जा बैठा था। वास्तव में राकेश अक्खड़ और कठोर स्वभाव का बालक था। किसी को दुख पहुंचाकर उसे खुशी महसूस होती थी। गरीब इंसानों और बेजुबान जानवरों को सताना उसकी हॉबी थी। हा 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 हा। मिल गया शिकार। आई! हा 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 हा। इन गंदी आदतों के लिए
उसके मम्मी डैडी उसे बहुत डांटते थे, मगर राकेश डांट का असर नहीं लेता था। फिर उसी दिन जब राकेश बाहर घूमने के लिए निकला, अरे ये तो वही भिखारी है, अभी मजा चखाता हूं। अगले ही पल उसने पत्थर उठाया और आई! भिखारी डर के मारे भाग खड़ा हुआ। अरे कोई बचाओ! हा 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 हा। गली के मुहाने तक उसने भिखारी को दौड़ाया। भाग कमबख्त! राकेश जब घर पहुंचा तो उसे पता नहीं था कि वह क्या कर आया है। डैडी, आज शाम को मेला देखने चलेंगे ना? अरे उस मेले में देखने के लिए है क्या? भूत बंगला है डैडी। मेरे दोस्त ने बताया है कि वह मेले की जबरदस्त आइटम है। जिद करके राकेश ने डैडी को मेले चलने के लिए तैयार कर लिया था। शाम को जब वह मेले के लिए रवाना हुए, अरे ये भीड़ कैसी है? वे भी भीड़ में घुस गए। ओह, ये तो वही भिखारी है। ये कौन है भाई? भिखारी है, मर गया बेचारा। इसके सिर पर घाव है और यही घाव इसके मौत का कारण बना होगा। राकेश के मन में भय की लहर सी उठी थी। इसके सिर पर तो मेरा पत्थर लगा था, तो क्या? उसकी नजरें लाश के चेहरे पर जमी हुई थी। अचानक उसे लगा जैसे लाश ने आंखें खोली हो और कातिल, हत्यारे! ओह! बुरी तरह घबरा गया राकेश। डैडी, ये तो जीवित है। नहीं बेटा, ये बेचारा मर चुका है। तो यहाँ से चलिए डैडी। चलो भाई, हम सब मिलकर इस गरीब का अंतिम संस्कार कर देते हैं। मेले की ओर जाते हुए राकेश के मस्तिष्क पर भय छाया हुआ था। उसने सचमुच आंखें खोली थी या वो मेरा वहम था? उसने मुझे कातिल और हत्यारा भी कहा था, लेकिन मेले में पहुंचते ही वह सब कुछ भूल गया था। देखिए डैडी, कितना बड़ा मेला। कुछ ही देर में उन्होंने भूत बंगला तलाश कर लिया। आइए और भूतों से मुलाकात कीजिए। हमने ऐसा भूत बंगला तैयार किया है जिसके भीतर आप रोमांचित हो उठेंगे। चलिए डैडी, तुम ही जाओ बेटा, मेरी ऐसी चीजों में दिलचस्पी नहीं है। और डैडी ने राकेश के लिए एक टिकट खरीद दिया। भूत बंगले के भीतर एक बार में केवल एक ही व्यक्ति भेजा जाता था। मोहन कह रहा था कि भीतर जाकर बहुत मजा आता है। कुछ ही देर में राकेश का नंबर आ गया। भीतर जाकर डरना मत यंगमैन, वहां जो कुछ भी है नकली है, मुझे सब पता है। फिर उसने भूत बंगले में कदम रखा। भीतर एक अजीब सा संगीत बज रहा था। वातावरण सचमुच हॉरर फिल्म जैसा था। हा हा हा, नकली ढांचा। लेकिन राकेश तनिक भी भयभीत नहीं था। फिर उसने दूसरे चैम्बर में जाने के लिए दरवाजा खोला। आई! कुछ क्षण के लिए वह डर गया, लेकिन तुरंत ही उसका भय समाप्त हो गया। ओह, ये नकली भूत है। आगे बढ़कर वह एक प्रतिमा के निकट पहुंचा तो ओह, कुछ क्षण वहां रुककर जैसे ही उसने आगे बढ़ना चाहा, अरे कौन? घूमते ही उसकी निगाह उस प्रतिमा के चेहरे पर गई। ओह! ये वही बूढ़ा भिखारी था। राकेश का शरीर सूखे पत्ते की भांति कांप गया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगले ही पल, कातिल, हत्यारे, तुम मेरे कातिल हो। आई! राकेश ने एक जोरदार झटका देकर स्वयं को छुड़ाया। बचाओ! बुरी तरह से चिल्लाता हुआ वह भूत बंगले से बाहर निकला था। भूत! बचाओ! भूत! डैडी ने आगे आकर उसे संभाला। क्या बात है राकेश? डैडी, भीतर उस भिखारी का भूत है। उसने मेरा गला पकड़ लिया था। ये बेचारा डर गया है भाई साहब, इसे घर ले जाइए। चलो राकेश। वे मेले से निकल आए। अब मुझे बताओ, क्या बात है? वो भिखारी तुम्हारे मस्तिष्क पर क्यों छाया हुआ है? राकेश ने डैडी को सारी बात बता दी। इसका अर्थ है उस भिखारी की मौत तुम्हारे कारण हुई है। हम इसीलिए तुम्हें समझाते थे, किसी गरीब को मत सताओ। अब तुम एक बहुत बड़े पाप के भागीदार बन चुके हो। जरूर उस भिखारी की आत्मा तुम्हारे पीछे लग गई है। मुझे उससे बचा लीजिए डैडी। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद कभी किसी गरीब को नहीं सताऊंगा, किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। प्लीज डैडी, मुझे बचा लीजिए। मेरा विचार है तुम्हें उस भिखारी से क्षमा मांगनी चाहिए। डैडी उसे लेकर तुरंत ही शमशान पहुंचे, जहां भिखारी का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। राकेश चिता के सामने झुक गया था। मुझे क्षमा कर दो बाबा,
मैं वायदा करता हूँ अब कभी किसी असहाय को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। मैं सच्चे मन से क्षमा याचना कर रहा हूँ बाबा, मुझे बच्चा और नादान समझकर क्षमा कर दो। रोते हुए उसने शव के चेहरे की ओर देखा। ओह! शव को आंखें खोलते देख वह डर गया, मगर उसके होठों पर मुस्कान देखकर उसका ढांढस बंधा। फिर उसके कानों में एक स्वर गूंजा, सच्चे मन से की गई क्षमा याचना को तो भगवान भी स्वीकार कर लेते हैं, फिर मैं तो एक भिखारी हूँ, जा, मैंने तुझे क्षमा किया। वह स्वर केवल राकेश ही सुन रहा था। शव की आंखें फिर से बंद हो गई थी। राकेश का मन का बोझ भी हट चुका था। अब वह स्वयं को एक नया इंसान महसूस कर रहा था। भिखारी की चिता को उसने ही मुखाग्नि दी। आज से मैं अपना पूरा जीवन गरीबों और दुखियों की सेवा में लगा दूंगा बाबा। आपके कारण आज एक नए इंसान का जन्म हुआ है। उस दिन के बाद से राकेश ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे किसी दूसरे को कष्ट पहुंचे। अपने मित्रों को भी अब वह यही बात समझाता कि किसी को दुख न दो। हमें विश्वास है कि ये चित्र कथा पढ़ने के बाद हमारे पाठक भी राकेश की नसीहत को मानेंगे।